बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। स्टार्ट आज हम ज़रा करते हैं कि पॉजिटिव न्यूज़ आई थी कुछ अर्सा पहले, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने वेप जो है, ई सिगरेट्स और वेप जिसके बारे में आपको पता है, इन पे पाबंदी आयद कर दी थी और इसकी ख़रीदो फरोख्त जो थी वो भी बिल्कुल बंद कर दी थी। और डिफरेंट टीम्स वगैरह जो थी उन्होंने भी जाकर उधर छापे मारे, जहाँ जो शॉप्स में अवेलेबल होती थी वहाँ पर बड़े छापे मारे गए। अच्छा, ये जो मसला था, ये जो शॉप्स थी ना, ये बहुत ज़्यादा खुल गई थी लाहौर शहर में। तो अगर आप देखते थे तो हर जगह आपको एक लेविश किस्म की खूबसूरत बड़ी अट्रैक्टिव सी एक शॉप जो है वो देखने को मिलती थी। और ख़ास तौर पे जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के जो ये स्टूडेंट्स वगैरह हैं ना, तो उसमें भी ये शॉप्स वगैरह जो है ना बहुत ज़्यादा थी, जहाँ पर ये सेल किए जा रहे थे। अच्छा, वेप जो है ना सिगरेट का एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे भी यूज़ कराया जाता है और इंट्रोड्यूस भी कराया गया है, मगर इसका मतलब जो है मैं इस तरह से लूँगी कि इसको लोग कहते हैं इसके फ्लेवर्स होते हैं, डिफरेंट टेस्ट वाले फ्लेवर्स होते हैं, जिसमें लोग निकोटीन जो है ना उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। क्योंकि अब निकोटीन जो है वो सब्सटेंस जो है वो थोड़ी सी एडिक्टिव होती है, आपको पता है, बहुत ज़्यादा उसकी एडिक्शन हो जाती है। तो सिगरेट का ये है कि जब भी कोई बच्चा पहली बार पीता है ना, तो उसको उसका टेस्ट बहुत बुरा लगता है, तो उसमें काफ़ी हद तक चांसेस ये होते हैं कि वो उसको छोड़ दे और दोबारा ना आए, क्योंकि उसको टेस्ट समझ नहीं आता। मगर वेप इस तरह की चीज़ है जिसमें बहुत एक फ्लेवर और मज़ेदार चीज़, मिंट का जो फ्लेवर है, पान फ्लेवर है, आइस फ्लेवर है, और आई डोंट नो आइस टी टाइप, पता नहीं, ऐसे बहुत सारे जो हर फल है, कैंडीज़ के भी फ्लेवर आ गए हैं इसके अंदर, बहुत सारी ऐसी जो फ्लेवर वाली चीज़ें ना वो इसके अंदर एडिशन डाल दी है। अब जो पहली बार इसको पीता है तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि उसकी एडिक्शन जो है ना उसको उसकी फौरी तौर पे लग जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया कि हम इस वेप को बैन कर रहे हैं। मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ इसको, मगर एक चीज़ का मैं सवाल यहाँ पर ज़रूर उठाना चाह रही हूँ गवर्नमेंट के साथ कि ठीक है, आपने वेप तो बैन कर दिया, मगर वाई द सिगरेट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर, ईज़िली आराम से हर जगह मिली। तो क्यों, ये सवाल मेरा ये कि क्या सिगरेट जो है वो वेप से कम नुकसानदेह जो अवेलेबल है? बैन वेप को किया है, सिगरेट को नहीं किया। आज हम दोनों नुकसानात को डिस्कस करेंगे, वेप और सिगरेट दोनों के। प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद है, जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट है। इनसे आज हम ये दोनों चीज़ों के बारे में डिटेल से पूछेंगे कि इंसानी जिस्म में इसके नुकसानात क्या क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सर, क्या नुकसानात हैं, खुल के बताया। मतलब मुझे समझ ये नहीं आई कि इसको बंद कर दिया, बैन कर दिया वेप को, और मुझे जहाँ तक याद है सिगरेट जो है वो वेप से भी ज़्यादा डेंजर है। मैं ये कहती हूँ वेप है और सिगरेट उससे भी ज़्यादा, तो उसको छोड़ा हुआ है। देखिए, ये मैं कहूँ इस सवाल का जवाब मैं दे दूँ जो आपने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से भी पूछा है। अच्छा, हमने डॉक्टर्स ने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि सिगरेट हार्मलेस है, हम तो हमेशा ये बात करते रहे। जब एक चीज़ लीगलाइज हो जाती है, सिगरेट को लीगल कर दिया गया, ठीक है, सिगरेट 18 साल से ऊपर जो फ़रोख्त करना उसको लीगल करार दे दिया गया और इसकी लेजिस्लेशन हुई है। तो इसको बैन करने के लिए आपको बड़े मरहल से गुजरना पड़ेगा, आपको कोई लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी और काफ़ी चीज़ें करके तगदो करके आप इस सिगरेट को बैन कर सकते हैं। ये चीज़ को समझें। वेपिंग को तो आपने थ्रू किसी लॉ अलाउ ही नहीं किया था कि आप इसकी शॉप भी खोल सकते हैं। देयर इज़ नो लॉ टू ओपन द शॉप ऑफ वेपिंग, इसका लॉ ही नहीं था। तो इसी को तो यूज़ किया। ये वो एडवांटेज था इस इंडस्ट्री को कि उन्होंने देखा कि जब लॉ नहीं है तो आप देखें कि विद इन नो टाइम, इन 2-3 ईयर्स हर जगह पे वेपिंग जो है वो उसकी शॉप्स ओपन होना शुरू हो गई और इसका नुकसान हमारी टीनेजर्स को हुआ। फिर इसके बारे में बहुत बड़ी परसेप्शन दे दी गई बहुत सी जगह पे कि ये हार्मलेस है। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं कि रीसेंट रिसर्च में इसमें 2000 टॉक्सिन का पता लगा है कि 2000 टॉक्सिन इसमें भी मौजूद होते हैं और ये रिसर्च ऑन गोइंग है। जो बात आपने की फ्लेवर की, ये भी बहुत से लोगों को बताया गया जी, ये फ्लेवर जो है इसमें तो सिर्फ फ्लेवर है, जो निकोटीन की मिकदार है वो तो ना होने के बराबर है। अब जो फ्लेवर है वो जिस ऑर्गन ने उसको अब्जॉर्ब करना है या फील करना है वो टंग है आपकी, वो हवा की थैलियाँ या एल्वुलाई नहीं है। वहाँ जाके एक अंदाज़ा ये भी है कि ये कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर का बायस भी बन सकते हैं। तो जो वेप है उसके नुकसानात को अगर देखा जाए, डिपेंडिंग अपॉन द हिस्ट्री ऑफ वेपिंग, कितना शॉर्ट टाइम में ये आई है, इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए।
एक टाइम पे जब वेपिंग इंट्रोड्यूस की तो एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई, वेपिंग इंड्यूस लंग इंजरी। जिन लोगों ने बच्चों ने वेप किया उनके लंग श्रिंक होकर उनकी डेथ हुई 2000 से ज़्यादा। अब वो देखा ये गया कि उसमें एक इंग्रेडिएंट था जिसका नाम THC इंग्रेडिएंट था, उसकी वजह से ये एलिमेंट हुआ और वो मार्केट से ऑफ कर दी। अब आप मार्केट में सर्वे करें तो आपको वेप जो है वो 800 का भी मिल रहा है, वेप 5000 का भी मिल रहा है। तो क्या 800 के वेप के अंदर जो केमिकल है वो आपने टेस्ट किए, मैंने टेस्ट किए, इंग्रेडिएंट क्या है, हु नोज़, कहाँ ये तैयार हो रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या डाला जा रहा है। तो इसके बारे में बहुत सी जो चीज़ें हैं अभी वो तो हमारे सामने आ रही हैं। तो हम अगर आप एज अ पल्मोलॉजिस्ट हम बात आप हमसे पूछें तो हम तो शुरू से इसके अगेंस्ट थे, वेप के अगेंस्ट थे। और ये राइट टाइम है, बिकॉज लॉ नहीं है, आप इसको बंद कर सकते हैं। जब चीज़ें लीगलाइज हो जाती हैं उसको बंद या उसको बैन करने के लिए बहुत से मराहल से गुजरना पड़ता है। अच्छा, मैं अगर बाहर के ममालिक की बात करूँ, ठीक है, तो उधर तो ये वेप जो है ना डायरेक्टली इस तरह से अमेरिका में, यूरोप वगैरह में भी, उधर हर जगह पर ये जो वेप वगैरह है वो चल रहा है, वहाँ पर बैन नहीं किया। अच्छा, अभी कुछ ममालिक तो ने उनको डिस्पोजेबल ख्याल नहीं है वेप, कि अपनी नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ ममालिक ने डिस्पोजेबल वेप बैन किया, जिसमें यूके का भी आप अगर पढ़े आया होगा। एक हैरानकुन बात मैं आपको अगर बताऊं, 48 कंट्री ने वेपिंग बैन कर दी है। इसमें अर्जेंटाइन, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और अदर कंट्रीज़ हैं, इसको जाके नेट पे सर्वे करें। सो वेपिंग जो है ये वी आर नॉट द अलोन कंट्री जो वेपिंग बंद कर रहा है। हाँ, स्मोकिंग बैन करने के लिए सिर्फ एक कंट्री ने अभी तक स्मोकिंग बैन की है। सो वेपिंग 48 कंट्री में इंटरनेशनली बैन हो चुकी है। ये मेरे ख्याल में अक्सर लोगों को इस बात का नहीं पता होगा। सर, स्मोकिंग कौन सी कंट्री ने बैन की? ये भी हमारे लिए गुड न्यूज़ हुई है। भूटान ने बैन किया। वाह, भूटान जाके रहना चाहिए वैसे। पर यहाँ पे तो सारे लोग सिगरेट ही फूक रहे होते हैं। मेरे तो पूरे देखिए, जिस तरह आप लोगों ने अवेयरनेस दिया मीडिया ने, इसी तरह डेली अवेयरनेस दें तो स्मोकिंग भी बंद हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन दोनों जो है ना उनको कंपेयर ना करें। आप लोग जो कंपेयर करते हैं, एक अच्छा, एक थोड़ा बुरा, एक ज़्यादा बुरा, इसको कंपेयर नहीं होना चाहिए। अच्छा, बुरा तो बुरा होता है, थोड़ा हो या ज़्यादा, नुकसान तो दे रहा है। देखिए, इसका धुआं भी तो आपकी जिस्म में जाके वैसे ही आपके लंग्स को खराब कर रहा है या नहीं? देखिए, वेपिंग के बारे में जब वेपिंग को स्टार्ट किया गया तो ये बेसिकली, जैसे आपने बात की, स्मोकिंग सेसेशन, सिगरेट छोड़ने का एक टूल था। बट रिसर्च में जब ये देखा गया कि टीनेजर्स जो थे उन्होंने इसको शुरू किया, और जो टीनेजर्स थे जिन्होंने वेपिंग स्टार्ट की वो बाद में उनमें से मोस्टली स्मोकिंग की तरफ चले गए। तो ये हमारे लिए बड़ा एक लम्हा फ़िक्र बन गया कि यार ये तो बड़ा परेशान कुन है। और आप देखें कि वेपिंग का जो ज़्यादा लोग शिकार हो रहे हैं वो टीनेजर्स हैं जो हमारे बैकबोन है, जो स्कूल गोइंग है या जो कॉलेज गोइंग है। अब अगर उन बच्चों के लिहाज से बात करें कि उन पे क्या इम्पैक्ट आता है, तो ये मेमोरी को भी इम्पेयर करता है, रिटेंशन पावर कम करता है, ये स्लीप जो है उसको भी डिस्टर्ब करता है। मैं सिर्फ एक बात करूं, 3-4 दिन पहले गई थी एक सैलून में ना, नेल आर्ट करवाने के लिए, मैं और मेरी बेटी। वहाँ पे कोई 19-20 साल की लड़की होगी तो वो वेप इस्तेमाल कर रही थी, उसकी अम्मी भी साथ कर रही थी, वो भी कर रही थी। मुझे बड़ी हैरत हुई कि मतलब एक ऐसी चीज़ जिसको माँ बेटी को भी पिलवा रही है और बेटी भी पी रही है, माँ भी पी रही है। अच्छा, और वो जो नेल आर्ट और लंबे लंबे जो नेल लगाए जाते हैं ना, उसके साथ वेप पकड़ के लड़कियाँ बहुत फैशन समझ रही हैं। जो कॉलेज स्कूल की लड़कियाँ हैं, दे जस्ट थिंकिंग कि हम बहुत एक्सक्लूसिव लग रहे हैं, वी लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल विद द लॉन्ग नेल्स, लॉन्ग आर्ट एंड देन द वेप, जो धुआं मुँह से निकालती हैं बच्चियाँ। अब ये देखें कि हो क्या रहा है। अब आप चले जाएँ, जब हमारे जो हमसे बड़े एक जनरेशन थी वो कैसे अट्रैक्ट हुई थी। हमने स्मोकिंग को भी फैंटेसाइज कर दिया था कि जो सिगरेट पीते हैं वो यो बड़े क्लासिकल, बड़े ज़बरदस्त, पावरफुल लगते हैं, बड़े समझदार अपने आप को। सो इंडस्ट्री ने इस जनरेशन को कैप्चर कर लिया क्योंकि ये गैजेट लवर हैं, ये बड़ी खूबसूरत सी इनकी गैजेट बनाई। और फिर मोस्ट पेरेंट्स को ये बताया गया कि जी ये हार्मलेस है, मोस्टली ये बताया गया। अब सिगरेट यूजुअली, जैसे आपने एक बात की ना, वो पीते थे तो उनको थोड़ी सी कफिंग होती थी, थोड़ी ऑकवर्ड लगती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, बच्चे का सिगरेट पीना पेरेंट्स के सामने बिल्कुल ऐसा था कि मैं अपने पेरेंट्स के सामने सिगरेट नहीं पी सकता, उनको पता लग गया तो मेरी शामत आ जाएगी। नंबर 1 बात। नंबर 2, जब वो स्मोकिंग करता था तो उसकी जो स्मेल थी वो भी पेरेंट्स को पता लग जाती थी। इस वजह से बहुत से जो बच्चे थे वो सिगरेट नहीं पी सकते थे। ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये इस वेपिंग में ख़त्म कर दी गई। पेरेंट्स को ये कह दिया गया कि जी ये इसमें तो सिर्फ फ्लेवर है, हालांकि इसमें निकोटीन है। अगर आप सिगरेट में से निकोटीन निकाल दें तो सिगरेट की एडिक्टिव पावर ख़त्म हो जाती है। यानी एक ही चीज़ जो सिगरेट में एडिक्शन लेके आती है वो निकोटीन है, बाकी तो उसके बाद की बातें हैं। तो वेपिंग में तो ये भी मौजूद है और इस वजह से ये भी एडिक्टिव है। बाकी सब्सटेंसेस उसमें ऐड ऑन होते रहते हैं। डोंट थिंक सो कि अगर आप वेपिंग अलाउ करते हैं तो सिर्फ हम
फ्लेवर कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री में बहुत से और एडिक्शन भी ऐड हो चुकी हैं। सर एक ब्रेक के बाद आते हैं, कुछ कॉल्स भी आपकी शामिल करेंगे। अगर आप पूछना चाहते हैं वेप के हिसाब से और सिगरेट के हिसाब से इनके क्या नुकसान हैं, तो हमारे साथ प्रोफेसर साहब मौजूद हैं। यू कैन कॉल, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। वेपिंग के बारे में बात कर रहे हैं, हम उसके नुकसान आपको बयान कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ प्रोफेसर साहब मौजूद हैं। मुझे बताएं, जो वेपिंग कर रहे हैं बच्चे, ये कॉलेज स्कूल के भी कर रहे हैं, मैं कॉलेज क्या बोलूँ, तो ये जो इतनी कम उम्री में इन्होंने शुरू कर दी है, इनकी जहनी नशोनुमा में या कोई ऐसी जिस्मानी बीमारियां जो हैं वो उनके अंदर जन्म ले सकती है? कोई स्ट्रेस, कोई गुस्सा, कुछ ऐसी चीज़ें इनके अंदर ऐड हो सकती हैं इनके? हाँ जी बिल्कुल, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। देखिए, वेप करने से उसमें थोड़ा सा लेवल ऑफ निकोटीन है, ये सबको पता है, लेवल बेशक कम है। तो जब आप का निकोटीन बॉडी हैबिचुअल हो जाती है, चाहे वो लेवल लो है और आपको वो निकोटीन नहीं मिलती, तो वो जो बच्चा है वो इरिटेबल होना शुरू हो जाता है, उसकी स्लीप डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, उसकी कंसंट्रेशन की एबिलिटी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, और फिर वो वेप को लेता है तो ये सारी जो उसकी चीज़ें हैं वो स्टेबलाइज होना शुरू हो जाती हैं। अब अगर आप इन बच्चों पे कुछ सर्वे करें, और एक और मैं आपको बात बताऊँ कि जो सर्वे कराची में हुआ ना, वो बड़ा अलार्मिंग था। 68% जो हमारी यूथ है, ये बात कर रहे हैं जो स्कूलों में जाते हैं, 68% वो वेप कर रहे हैं। ये बहुत अलार्मिंग है। ये क्वांटिटी स्मोकिंग से बहुत ज़्यादा है। हम स्मोकिंग इतने लोगों को नहीं कहते थे। तो ये जो वेप कर रही है, वो यूथ जो स्कूल जा रही है, वो अब उसकी एडिक्ट हो चुकी है। और 1 साल तक, ये वो जो सर्वे था उसमें पता लगा 1 साल तक वेप करने वाले जो बच्चे थे, जब स्टूडेंट थे, उनकी तादाद 60% थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा है, यानी वो एडिक्टिव हो चुके हैं। वो जब तक वेप नहीं यूज़ करते, उनका वो लेवल, वो कंसंट्रेशन की एबिलिटी नहीं आती। फिर ये जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं उनको भी एग्रीवेट करती हैं। अच्छा, अब आप जी, इसमें कुछ ये भी कहते हैं ना लोग, इसके अंदर जो बुखारात होते हैं, ये धुआं नहीं है, ये बस बुखारात ही है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, ये भी बात करते हैं। देखिए, कार्ट्रिज जो होती है उसको वार्म किया जाता है। जो कार्ट्रिज है जिसके अंदर ये लिक्विड मौजूद है, उसके अंदर सिर्फ फ्लेवर नहीं है, उसके अंदर नेल पॉलिश रिमूवर एक चीज़ होती है, वो भी ऐड की जाती है। हाँ जी, थिनर तो एक अलग कंपोनेंट है, जो नेल पॉलिश रिमूवर है एग्जैक्टली, वो भी ऐड किया जाता है। आइसोग्लिसरीन एक कंपोनेंट है, वो भी ऐड किया जाता है। अब ये जो कंपोनेंट समट बॉन्ड भी किया जाता है। हाँ जी, समट बॉन्ड भी किया जाता है। वो अगर हमें पाकिस्तान में अगर बन रहा है तो कुछ भी किया जा सकता है, हम उसके बारे में क्या गारंटी दे सकते हैं। अच्छा देखिए, अब ये जो चीज़ें हैं, ये जो एलुलाई हैं, जो हवा की थैलियाँ हैं आपके लंग्स में, वो प्लीज़ इनको ब्रेक डाउन की कैपेसिटी नहीं रखती। तो वो क्या करेंगी, उनमें सोजिश क्रिएट होगी। सोजिश क्रिएट होगी तो वो रेस्पिरेटरी जो डिजीज़ हैं उनका बाइस बनेंगी। अच्छा, अगर वहाँ से वो ऑब्जॉर्ब होकर ब्लड में चली जाती हैं तो उसके वही कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो जाएंगे जो कि हमने स्मोकिंग में देखी थी। तो ये इतना सेफ़ कोई चीज़ नहीं है कि जिसको हम अलाउ कर दें अपने बच्चों को कि जी आप यूज़ करें, इसके कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल नॉट एट ऑल। इस पर रिसर्च जो है वो अभी ऑन राइज़ है। अभी आप सारे लोग जो है वो नेट देखते हैं, जाके पॉपकॉर्न लंग देखें। ये वेप ने बच्चों के लंग्स को जो है वो पॉपकॉर्न की तरह का बना दिया, और उस पर वो आईसीयू में दाखिल हुए, 2-3 दिन उनको रहना पड़ा, और उसके बाद उससे वो रिकवर किए। सो वेप जो है, इससे एक अलहदा डिजीज़ हम समझ रहे हैं, ग्रुप ऑफ डिजीज़ जो है वो हमें नज़र आ रहा है। सो इसको हमारे पेरेंट्स को समझना चाहिए कि किसी फॉर्म में भी इसको हमें अलाउ नहीं करना चाहिए। और पंजाब गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है, ये बिल्कुल राइट डिसीजन है, बिकॉज अभी इसका लॉ नहीं है। अभी इसका लॉ नहीं है तो हम इसको इसी वक्त ही बंद कर सकते हैं। जब लॉ बन जाता है तो चीज़ें बंद करना मुश्किल हो जाता है। सर एडिक्शन के बारे में भी बताइएगा, क्योंकि निकोटीन के बारे में लोग कहते हैं कि ये जो है ना इतना नुकसानदेह है ही नहीं, तो इसकी सिर्फ जो नुकसान वाली बात है वो ये है कि इसकी एडिक्शन लग जाती है। बिल्कुल, तो जो एडिक्शन है तो वो तो किसी भी चीज़ की लग सकती है, तो इसमें नुकसान और लॉस क्या वो ये बात करते हैं। वो कहते हैं कि स्मार्ट ड्रग है निकोटीन, एक आपके माइंड को शार्प करती है, और बच्चे इसलिए भी कहते हैं कि हमारा जो ब्रेन है ना वो थोड़ा सा एक्टिव रहता है। इसके बाद आपने हमें बताने, ब्रेकिंग न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद आपने इसका जवाब देना है सर। टेक अ ब्रेक। कम बैक। हम वेप की जो है ना यहाँ पर बुराई कर रहे हैं, आप समझ जाएं। वैसे बैन भी हो गई है, मगर उसके बावजूद जो है हम यहाँ पर बता रहे हैं कि कितना नुकसानदेह है। छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ जो उसमें लग गए। हम इसकी निकोटीन के बारे में बात कर रहे थे कि जो लोग बात करते हैं कि निकोटीन जो है सिर्फ एक एडिक्शन है, उसकी कोई ऐसे इसमें नुकसान नहीं है, तो वो मैं चाह रही थी फिर एलैबोरेट कर दें, ब्रेकिंग न्यूज़ की वजह से थोड़ा सा गैप। अच्छा देखिए, सिगरेट के बारे में अगर हम बात करें कि उससे हमें प्रॉब्लम ज़्यादा क्या था, अदर दैन द केमिकल्स जो उसके अंदर मौजूद हैं, तो वो सिर्फ निकोटीन है। निकोटीन इज़ द ओनली इंग्रेडिएंट जो एडिक्टिव बिहेवियर रखता है। अगर कोई शख्स वेप का एक कार्ट्रिज पीता था 1 महीने में, तो आहिस्ता आहिस्ता वो एक कार्ट्रिज जो है वो 15 दिन बाद उसको नया कार्ट्रिज लेना पड़ेगा। उसमें यही एडिक्शन है। अब जब वो एडिक्शन की तरफ आ जाता है तो हम ये समझते हैं कि ये गेटवे ओपन कर देता है टुवर्ड्स अदर एडिक्शन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सिगरेट के बारे में राय थी,
कि ये दरवाज़ा है और एडिक्शन के लिए। सेम इज़ ट्रू विद वेपिंग। सो अगर वेपिंग में निकोटीन नहीं है या सिगरेट में निकोटीन नहीं है तो दोनों हार्मलेस हो जाएंगे टू सम एक्सटेंट, बिकॉज वो एडिक्टिव ही नहीं रहेंगे तो उसको दोबारा उसकी तलब ही नहीं होगी, ये समझ लें। सो ये अब ये क्यों वेपिंग में क्यों निकोटीन डाली गई अगर आपने फ्लेवर ही रखना था? बिकॉज उसकी एडिक्शन करवाने के लिए कि वो उसका हैबिचुअल हो जाए, ये उसमें निकोटीन डाली जाती है। सर ये दिमाग को असर देती है 100%। देखें आपके ब्रेन की जो ब्रेन डिपेंड हो जाता है एक्टिविटी के लिए ऑन द लेवल ऑफ निकोटीन। ये बात याद रखिए कि अगर उसने कोई काम भी करना है तो उसको इतना लेवल ऑफ निकोटीन चाहिए कि उसका ब्रेन एक्टिव होगा और वो काम कर सकेगा। जब लेवल कम होगा वो इरिटेबल हो जाएगा, फिर वो वेप करेगा और अपने लेवल को मेंटेन करेगा और अपनी डेली रूटीन एक्टिविटी में काम करना। सर जो छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ अब इस चीज़ में लग गए हैं, जो ये एक आदत बना लेते हैं हम अपनी किसी चीज़ को, तो अब उसके बगैर रह नहीं पाते। आपको पता है अगर आपको उस टाइम पे वो चीज़ ना मिले, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं आप ज़्यादा बता सकते हैं कि आपकी जो पल्पिटेशन है ना वो अजीब हो जाती है, आपका हार्ट बीट थोड़ा सा एक एक करके स्किप करता है, क्योंकि आपकी ना जैसे कुछ नहीं देखे आपने जो नशई होते हैं ऐसे खुजला रहे हैं, पागल हो रहे हैं, तो ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं, उनका सांस भी स्किप हो रहा होता है। तो वो एक आदत ही है ना नशे की। ऐसे ही तो ये भी आदत है। ये भी अब इसमें क्योंकि अब आपका सवाल है कि ये वाला बिहेवियर नहीं करेंगे लेकिन इरिटेबल आपको नजर आएंगे, चिड़चिड़े से नजर आएंगे आपको, बच्चे गुस्सा आना शुरू हो जाएगा उनको बात बात पे कोई एग्जैक्टली। सो ये भी एक अलामत होती है कि उनमें जो लेवल ऑफ निकोटीन है वो कम हो गया, वो इरिटेबल होना शुरू हो जाएंगे और जब वो वेप करेंगे तो वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा सर, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करने लगे। अब ये वेप तो बंद हो गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइए कि जो लोग अब नहीं पी पाएंगे, जो एडिक्टेड थे, अब वो बेचारे क्या करेंगे, किस तरीके से इस लत से दूर रह सकेंगे, उनकी कोई प्रैक्टिस चिड़चिड़ेपन को ख़त्म कर सकें, हाइपरटेंशन को ख़त्म कर सकें, वो सारा कुछ अभी कैसे सिनेरियो में नॉर्मल लाइफ में वापस आएँ, ये प्रैक्टिस बता दी। अच्छा देखिए, इंटरेस्टिंगली वेपिंग एडिक्शन से रोकने की कुछ मेडिसिन, यानी जब वो एडिक्ट हो जाते हैं उस पर रिसर्च भी आ चुकी है, लिटरेचर भी अवेलेबल है। हमारे पास अभी तक ऐसे पेशेंट बहुत कम हमें मिले हैं जो वेप पे एडिक्ट हो गए और उन्हें हमारी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। यूजुअली इन पेशेंट को साइकोलॉजिकल अगर सपोर्ट दे दी जाए या फैमिली जो है कंसोल कर ले और ये अपने आप को, ये सारी एनर्जी को मैं समझता हूँ अगर फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लें तो इससे ज़्यादा इनको मेडिकल थेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जितने बच्चों की आप बात करें, क्योंकि जिस टाइम पे ये एक्शन हुआ है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये हमको इतना दूर नहीं हुए वेपिंग से कि ये बच्चे इतने हैबिचुअल हैं कि इनको हम फार्माकोलॉजिकली किसी ड्रग की हेल्प करें। सो फैमिली सपोर्ट डॉक्टर से मेक श्योर करें और कुछ क्वेश्चन हम उनसे पूछते हैं, उसके बाद हम ये राय कायम करते हैं कि क्या हमें इनको कोई फार्माकोलॉजिकल या कोई ड्रग की थेरेपी देनी है। तो मेरे लिहाज से विद फिजिकल एक्टिविटी के साथ ये बच्चे विल बी बैक टू देयर नॉर्मल एक्टिविटी, बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम एक्शन। अभी ये इतना डिले नहीं है कि हम लोग समझे कि हमारी ये जनरेशन बिल्कुल ही बर्बाद हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ अ वेरी गुड एक्शन और मैं ये समझता हूँ कि तमाम अदारे जो हैं बाकी भी वो इसको सपोर्ट करेंगे। इस बात का जो बार बार सवाल मीडिया कर रहा है कि जी सिगरेट क्यों नहीं बैन, ये क्यों बैन है, प्लीज़ इस पॉइंट को समझे सारे लोग कि सिगरेट को लीगलाइज़ कर दिया गया है। उसको बैन करने के लिए जिन प्रोसेस से गुजरना पड़ना है वो बहुत लंबे हैं। ये नहीं कह रहे हम कि वो उसको अलाउ कर दें, हम ये समझते हैं कि उसको बिल्कुल बैन होना चाहिए, उसको भी बैन होना चाहिए। बट इंडस्ट्री जो टैक्टिक्स यूज़ कर रही थी वो ये कर रही थी कि हम सिगरेट को ख़त्म कर रहे हैं और इसको स्मोकलेस टबैको में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वेपिंग उसका एक उन्होंने हरबा यूज़ किया हमारे टीनेजर्स को कैप्चर करने के लिए और गवर्नमेंट ने राइट टाइम पे इसको बैन कर दिया। अच्छा, इसकी कॉइल के बारे में बात कीजिएगा। जी जी, इसकी कॉइल जो सी जो है ना वो 25 दिन बाद या 1 महीने के बाद ख़राब हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। अब वो जो फ्लेवर है उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से बर्न कर ही नहीं पाती, जिसमें जो जले जो फ्लेवर्स हैं उसकी टेस्ट, उसकी जो खुशबू है वो आना शुरू हो जाती है। अब वो कितना नुकसान हो जाता है देखने वालों को। बिल्कुल देखिए, वो बर्न हो रहा है ना और जो चीज़ अंदर रह जाती है। फिर बात याद रखें कि जो मुझे एटलीस्ट ट्रस्ट नहीं है कि जो चीज़ डाली जा रही है वो वही है जो लिखी हुई है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड होती हैं, उस वजह से वो जो केमिकल बर्न करके जो फ्यूम्स जा रहे हैं उसके अंदर वो क्या वही केमिकल हैं जो लिखे हुए हैं या जो बर्न हो रहे हैं वही हैं। तो मैं तो टू बी ऑनेस्ट इस पर बिलीव नहीं करता। ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं क्योंकि ये आउटडेट हो जाते हैं और ये वो प्योर साइंस में वो केमिकल नहीं है जो इसमें होने चाहिए हमारे यहाँ एटलीस्ट।
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये अवेयरनेस प्रोग्राम था आज हमारा, जिसमें हमने आपको बताया कि जितना सिगरेट नुकसानदेह है तो उसी हिसाब से हम इसको वेप को भी नुकसानदेह कहेंगे। जिन लोगों ने छोड़ दी है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, मगर जो लोग अभी नहीं छोड़ पाए और अभी बैन हो गई है तो वो अपने आप को जिस तरीके से यहाँ पे डॉक्टर साहब ने समझाया है, थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आएँ, कुछ अच्छी वॉक करें, कुछ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, कुछ पार्क्स में निकलें, अभी बारिशों का भी मौसम है, थोड़ा सा अच्छी ड्राइव पे निकल जाया करें, ठीक है। और जो अच्छे मौसमी खूबसूरत ताज़े फल हैं प्यारे प्यारे, उनको चुन के लाएँ रेडी से, प्यारे से, अच्छी दुकानों से, और वो फल खाएँ, जूसेस पिएँ। जितना पैसा आप इन वेपिंग पे बर्बाद कर रहे थे ना, अब जाकर इन अपनी डाइट पे बर्बाद कीजिए, हेल्दी डाइट खाइए, ठीक है। और ख़ास तौर पे उन पेरेंट्स को मैं कहूँगी कि अपने बच्चों के सामने, जो बच्चे टीन एज में आपके घर में मौजूद है, उनके सामने खुदा के लिए ये वेपिंग, ये सिगरेट्स मत करें। अगर आपको अब ये दिखाना है ना कि मैं बहुत समझदार हूँ, मैं अब्बू जी हूँ तो मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं तुम सब नालायकों से एफिशिएंट हूँ, तो ये जो आप अपने बच्चों के सामने दिखा रहे हैं कोई अच्छी बात नहीं है। कल को यही आपका बेटा उठ के भी सिगरेट पिएगा, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपका दिल करेगा एक छांपड़ खींच के तो मैं उसकी गुद्दी को लाल कर दूँ, मगर कोई फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि जो बेटा बाप को करता देखेगा वही करे। और माएँ भी जो वेपिंग कर रही थी और बच्चों को जो है ना, वो टीनेज बच्चियों को, क्योंकि वो रोकती हैं आप कर रही हैं तो फिर मैं भी टीनेज में पूछती हैं बच्चियाँ, तो माएँ कहती हैं पी लो, फ्लेवर है। तो अपने पीने के चक्कर में जो माओ ने भी शुरू करवाई हुई थी, खुदा के लिए यार अपना ध्यान रखें, बच्चों का भी रखें, यही आपका सरमाया है, इन पौधों में पानी डालें। ओके जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आज हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करेंगे जो हमारी लाइफ का डेली का हिस्सा है नाज़रीन, वो है इजनास, जिसमें गंदम शामिल हो जाती है, बाजरा शामिल हो जाता है, जौ, दालें, आपकी जितनी भी जो चने वगैरह होते हैं, चावल होते हैं, ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। ये हम डेली बेसिस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि गंदम तो हम खाते ही खाते हैं डेली बेसिस पे। अगर हम नहीं खाते तो हम चावल खा लेते हैं। अब पहले के दौर में तो इस तरह से होता था कि लोग पेट भरने के लिए गंदम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते थे, खाते थे, और उसके बाद मेहनत भी बहुत ज़्यादा करते थे। मगर आज की साइंस ये कहती है क्योंकि हम लोग इतनी एफर्ट नहीं करते, हमारी एक्सरसाइज इतनी नहीं, तो फिर जो गंदम का आटा है ना, वो कोई खाना इतनी कोई अच्छी ऑप्शन नहीं है। ये लेटेस्ट रिसर्च है जो डॉक्टर्स वगैरह हमें आके बता के जाते हैं, वो ये है। उसमें ये कहते हैं कि अगर आपने 100 ग्राम की एक गंदम की रोटी खाई है तो उसमें तकरीबन 70 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो है जो शुगर की फॉर्म में, जो आपको खाने में तो मीठी फील नहीं होती टेस्ट में, और वो उसके अंदर मौजूद होती है। अब वो जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं ना आपकी बॉडी में क्रिएट करती है, जैसे शुगर हो गया, फैट, ठीक है, ओबेसिटी का शिकार जो पेशेंट्स होते हैं वो इसी वजह से मोस्टली होते हैं। अब इसके लिए बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने अपनी बहुत सी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दी, बहुत से ब्रांड्स जो हैं उन्होंने अपने आटे इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया, ये मल्टीग्रेन आटा है, ये फलानी है ढमकानी आटा है, ठीक है। अब दुनिया इन चीज़ों पर लग गई, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो ब्रांड अपनी दुकान चमका रहे हैं, हमने ये वाले आटे खा के अपने आप को ठीक करना है, ठीक है। ये जो ब्रांड कह रहा है हमने इस पे चलना है, ये जो डॉक्टर हमें समझा रहा है वो हमने सुनना है, ये जो लेटेस्ट रिसर्च है हमारी बॉडी के हिसाब से कि हम कितनी एनर्जी के हिसाब से कितनी गंदम और कितना अनाज जो वो खा रहे हैं, ये सारी चीज़ों पर बात करेंगे। आज मेरे पास है डॉक्टर जमील मेहरवी साहब, और इन्होंने जो है माशाल्लाह से नेचुरोपैथिक जो है उसमें इन्होंने डॉक्टरी की हुई है और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आज पहली मरतबा हमारे शो पर आए हैं तो हम इनसे आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मोस्टली लोगों को तो नेचुरोपैथी के बारे में ही नहीं पता होती, थोड़ा सा तो नेचुरोपैथी का बता दीजिएगा, उसके बाद फिर हम आगे अपने प्रोग्राम को लेकर चलते हैं। देखिए, नेचुरोपैथी मीन्स आपका तिब्बे कुरानी, नेचुरोपैथी मीन्स आपका तिब्बे नबवी, और कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। यानी अल्लाह फरमाते हैं कि बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीज़ें जिनमें सरासर शिफा है और ये बाइस रहमत है मोमिनीन के लिए। तो वो जो चीज़ें जिनका ज़िक्र अल्लाह ने कुरान में किया नेचुरल हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, और हमें फ़ितरत और नेचर के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और अगर हम नेचर और फितरत के करीब रहेंगे तो बीमार नहीं हो सकते, और अगर हम बीमार हो गए किसी वजह से तो हमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पे रहना है। नेचर हमें नेचर के करीब लाएगी और हमारी तमाम बीमारियां जो है वो ठीक हो सकती हैं। और अगर हम कोई ऐसे केमिकल्स, एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉइड्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स या
एंटी एसिड्स और पेन किलर्स, इन चीज़ों पे रहेंगे तो इट्स ऑल केमिकल यू नो, और इन पे जब हम जाएंगे तो ये हमारी फितरत और नेचर में बिगाड़ पैदा करेंगी। नेचर फितरत हमारी और दूर, हम उससे दूर होते जाएंगे तो हम ठीक नहीं होंगे कभी भी। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो फ़रंगी तिब का जो तरीका इलाज है ये साइंटिफिक है ही नहीं, लेकिन हम इसको आज सारे के सारे एक माइंड सेट हो गया हुआ है कि ये साइंटिफिक वे ऑफ ट्रीटमेंट है या ये मेडिकल साइंस असल वो है, तो ये है ही नहीं, साइंस ही नहीं है। तो बताइए ना कि आपकी रिसर्च क्या कहती है कि जो आटा है जी, ये हमें खाना चाहिए? आज के दौर की रिसर्च जिस तरह से मैं बयान कर रही थी, देखें सबसे पहले तो ये है कि हमें अल्लाह को कुरान हकीम के अंदर इरशादात को देखना है और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखना है, मसला हल हो जाएगा। कुरान में हम देखते हैं तो अल्लाह ताला ने सूरह रहमान के अंदर वल हब्बु जुल अस्फ़ व रेहान फ़बिकमात का ज़बान, वल हब्बु का मतलब है और भूसा वाला अनाज जिसके अंदर छान हो यानी चोकर हो। किसी दौर में ये छान समेत होता था आटा, फिर उसके बाद चाइना चक्कियाँ आईं और इस तरह से, और वो इतना आटा बारीक पीस के क्रश कर दिया कि उसके अंदर वो सारा जो फाइबर होता है या जो वो छान होता है वो सारे का सारा जला बर्न कर दिया गया और वो उल्टा कार्बन बना और हमें प्रॉब्लम करता है। एक नंबर दो, जो गंदम है हमारी वो किसी दौर में हमारी हाइट से बहुत बड़ी होती थी, इंसान उसमें खड़ा होता था, हाथ वेव करता था फुल ऊपर करके तो इतना हाथ नज़र आता था, हाइट कद्दावर होती थी गंदम, देसी गंदम जो हमारी थी। बायोलॉजिकल वॉर आई और बायोलॉजिकल वॉर ने क्या किया कि हमारी वो गंदम छोटी करते चले गए और अब वो हमारे, हम उसमें खड़े हों तो हमारे घुटने तक वो गंदम नज़र आती। हाइब्रिड बीज है, प्रॉब्लम करता है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर हम देखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी अपनी 63 साल ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा जौ की रोटी तनावल फरमाई और गंदम की रोटी कभी कभार आपने खाई है, कभी कभार, बहुत कम, कभी कभार। और मैदा की बनी हुई कोई चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चखी भी नहीं। आज उम्मत जो है वो काम उल्टा कर बैठी है कि इस वक्त मैदा सबसे टॉप पे है और उसके बाद गंदम है और जौ की रोटी। आपने चखी कभी जौ की रोटी? अच्छा, मैं तो जौ का आटा खाती हूँ। खाते हैं तो बहुत कम लोग हैं जो इस वक्त जौ की रोटी जिन्होंने चखी होगी। और दूसरी बात, जो आप मल्टीग्रेन आटा की बात करते हैं तो ये बात ठीक है। पहली बात तो ये कि कुछ लोगों ने अपनी वीडियोस वायरल की, अपने आप को वायरल किया, यूट्यूबर्स टाइप हुए। अच्छा, ये वाली चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, इसको मैं चाहती हूँ ज़रा लोग गौर से सुने। ब्रेक के बाद ज़रा सुनिएगा, ब्रेक के बाद। हाय अल्लाह, बड़ी सारी बातें पता चली हैं और ऐसी पता चली हैं जो मुझे समझ ही नहीं आ रही है उसकी कहानी सर पैर सुने। मैं चाहती हूँ कि आपको भी पता चले। बड़े डिफरेंट टॉपिक पे हम बात कर रहे थे मगर है वही ये सारी जो हम ग़िज़ा खाते हैं ना, इसके ऊपर। मगर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि जो मल्टीग्रेन आटा है सर, ठीक है, अब मल्टीग्रेन आटे को उसकी अगर हमने कोई एक रोटी बना ली है मल्टीग्रेन आटे की, ठीक है, उसको हम खा रहे हैं दाल के साथ ही। अब अगर हमने कोई चावल उबाल लिए हैं तो उसको भी हम दालों के साथ खा रहे हैं, मतलब ये है तो कार्ब्स ही ना, एक कार्ब्स को कार्ब्स के साथ ही खा रहे हैं। तो ये सही है क्या जो हम दाल चावल का एक कॉम्बो खाते हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो चावल है आपका जितना भी मार्केट में, इस सारे का सारा इस वक्त आर्सेनिक इसके अंदर बहुत ज़्यादा आ चुका हुआ है और वही ये वो आर्सेनिक है जो आपकी ब्रायलर मुर्गी के अंदर भी आर्सेनिक है जो कैंसर कॉज करता है, और वही आर्सेनिक चावल में आ चुका हुआ है, पहली बात। दूसरा ये है कि जो चावल हम खाते हैं, कितना बड़ा ट्रेंड है हमारे यहाँ और अलमिया है कि लोग चावल के ऊपर दही डाल के खाते हैं। तो चावलों पर दही डाल के खाना तिब के नुक्ता नज़र से इंतहाई मुज़र सेहत है। और दूसरा, जब आप दही खाएंगे तो उसके साथ मूली, खीरा, टमाटर, प्याज, बंद गोभी उसके साथ खाना गलत है। तो ये सैलेड बनाने के लिए दही के अंदर सारा हम ये सारा कुछ उसमें डाल के हम उसके डाल के उसके अंदर वो जो रायता बनाते हैं, हाँ, मिक्स सब्जी, ये हो गया गलत। और फिर इसको हम डालते हैं चावलों के ऊपर तो और ज़्यादा गलत हो गया। तो फिर बीमारियां ना आए तो क्या हो। दूसरी बात आ गई कि जो मल्टीग्रेन आटा है, ये जिन लोगों ने वो शुरू किया ना, एक मार्केटिंग मुहिम लेकर आए और उन्होंने अपना यूट्यूबर बने, अपने आप को पहले वायरल किया, फिर उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स निकाल ली। मैं नाम नहीं लेता, सब दुनिया उनको जानती है। आप उनसे किसी से पूछ लें आपके पास ग़िज़ा की डिग्री कौन सी है, आपने ग़िज़ा पढ़ी? ये बहुत बड़ा अलमिया है। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में एलोपैथिक डॉक्टर्स जहाँ जहाँ भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं,
हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी हैं, किसी में ग़िज़ा की कोई किताब नहीं पढ़ाई जाती। तो सर ये कौन इस तरह की बकवास करता है, कौन बोलता है इस हाँ, तरह? कौन करता है? जिसने पैसा कमाना है। अब मल्टीग्रेन आटा, सोशल मीडिया पे इस तरह की तो बातें करते जाहिर है वही करेगा। हैं और अब बातें क्या करते हैं? कि वो कहते हैं जी हमने मल्टीग्रेन आटा लें और मल्टीग्रेन आटा हमने बना लिया, हमारा ब्रांड बन गया, आप ये ले लें। अच्छा, अपना उनका अपना अपने ब्रांड बना लिए। इस वजह से देखें, अगर तो सर ये तो वही बात है ना, अपना ब्रांड बेचने के लिए देखें, आप लोगों को पहले उल्लू बनाते हैं, कहानी बनाते हैं, उसके बाद अपना ब्रांड लॉन्च कर लेते हैं। दैट इज नॉट नाइस। बिल्कुल जाहिर है, सिर्फ वही पैसा बात कमाएं। मैंने की, दुकान अब नहीं देखें चमकानी ना, है। हाँ, अब देखें कि अगर मल्टीग्रेन कोई चीज़ होती या हो सकती होती तो पहली बात है कि क्या अल्लाह जो है वो कोई मल्टीग्रेन बीज पैदा नहीं कर सकता था? कादर मुतलक है ना, खालिके कायनात है, वो ज़्यादा बेहतर जानता है, पहली बात। और नंबर दो, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्होंने तिब्बे नबवी की बुनियाद रखी, और आज भी हम तिब्बे नबवी पे जाएंगे तो आप यकीन करें नज़ला ज़ुकाम से कैंसर तक आपकी तमाम बीमारियों का इलाज मुमकिन है, हो सकता है। वो तिब्बे नबवी का जो खालिक है, वो नबी आखिरुज़्ज़मा, वो जौ की रोटी सिर्फ तनावल फरमाते हैं, वो उसके साथ और कोई अनाज उस दौर में जो भी था वो सारा मिक्स नहीं कर सकते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीसें मौजूद हैं, एक वक़्त में एक सालन यानी जस्ट अ सिंगल डिश, वन डिश। साहबा ने अर्ज़ की, या रसूल सल्लम आप कोई इजाज़त दे दीजिए, कोई और कभी त्यौहार गमी खुशी कोई ऐसा कोई दिन ईद ऐसा कोई, तो थोड़ा सा इजाज़त फरमा दे। आपने फरमाया 2, फिर आपने फरमाया 3, यानी 3 सालन या 3 डिशेस, फिर आपने फरमाया इसके बाद इसराफ, इसके बाद नहीं। यानी बूफे सिस्टम को 1500 साल पहले हमारे नबी जो वो कंडेम्प्ट कर गए, और आज हम दावत करते हैं तो बूफे होना चाहिए और 15, 20, 50 खाने लगे। अच्छा, हम दावत घर पे भी करते हैं किसी को बुला के, और हम लोग कहते हैं 4, 5, 6, 8 किस्म के सालन, डिशेस, मीठे, ये सब कुछ बनाओ। तो हम जो मेहमान हैं उसके लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रहे, हम उसके लिए मौत का जो एक खड्डा है ना वो खोद रहे। तो आप सल्लम फरमाया कि ये जो 1, 2, 3 सालन जो डिफरेंट आप करें, इनको ये भी देखिएगा कि ये एक दूसरे के साथ एग्रेवेट या क्लैश ना करते हों, मुताबिकत ना रखते हो। अच्छा। और हम यहाँ पे हर चीज़ ऐसे मिक्स करते हैं। अब ये देखें कि जो मल्टीग्रेन आटा है उसके अंदर जितने भी, हम नाम नहीं लेंगे, टाइम बहुत थोड़ा है हमारे पास, हमने ये देखना है कि कितने बीज उसमें डाले गए और उन सारों का आटा मिक्स कर दिया गया। क्या ये फार्मूला हम बना सकते हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कौम जो है ना वो एक माइंड सेट देखती, वो कहती है जी मेरे पास पेशेंट आते हैं, कहते हैं जी हम तो मल्टीग्रेन आटा खा रहे हैं। मैं कहा जी फिर ठीक हुए, क्या हुआ, उससे हासिल क्या हुआ? तो एक ट्रेंड है, अगर मल्टीग्रेन है तो वो सारी चीज़ें अब एक साथ करेंगे तो इनके डिफरेंट मिजाज हैं। किसी का मिजाज सर्द है, किसी का गर्म है, किसी का खुश्क है, किसी का तर है, तो आप इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करेंगे तो मल्टीग्रेन आपके लिए हार्मफुल होगा। जौ की रोटी खाते हैं? जौ की रोटी बहुत और अच्छी, आपको बिल्कुल सही लगती है, कहते हैं आपकी अगर सब पूरी दुनिया अगर ये जौ का आटा खाए तो फिर ये हम शुगर और ये ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और दूसरी बीमारियां जो है अपने जिस्म के अंदर नई पैदा नहीं करेंगे, विल बी बैलेंस। लाइक जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ की रोटी खाते थे, अगर हम भी तिब्बे नबी पे आ जाए तो हमारी लाइफ जो है ना बैलेंस हो जाएगी। यू रेकमेंड जौ की रोटी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा खूबसूरत ट्रैक है, मैं उसको एक प्रोजेक्ट के तौर पे इस वक्त पूरी दुनिया में, मैं 37 मुल्कों में इसको चला रहा हूँ। पाकिस्तान में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट जितना है पूरे पाकिस्तान में, मैं उनको जाकर ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अच्छा। 2 घंटे का वो हमारा सेशन है। मेरा वो प्रोजेक्ट का नाम है कि बैक टू नेचर, और थीम उसका ये है कि नेचर योर फ्यूचर रोड मैप फॉर लाइफ अल्लाह's हेल्थ सिस्टम अकॉर्डिंग टू कुरान। और मेरा वो जो प्रोजेक्ट है, अगर उसको हम अंडरस्टैंड करें और कौम उसको समझे और उस पर 1 साल सिर्फ अमल करे, तो आपके पाकिस्तान का जो हेल्थ का बजट है गवर्नमेंट का, वो मिनिमम जो है वो 1 साल के अंदर 80% जो है वो विल बी रिड्यूस्ड, कम हो सकता है। बीमारियां घरों से ख़त्म हो सकती हैं। अल्लाह ने इतना खूबसूरत ट्रैक दिया है, अल्लाह ने इंसान को बेयारो मददगार भेजा है यहाँ पे। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में तो सबसे ज़्यादा ओबेसिटी देखने को मिलती है। मैं तो बहुत मुश्किल से देखती हूँ कोई स्लिम स्मार्ट कोई पुलिस वाले हों। जितनी जो भी पुलिस डिपार्टमेंट में के लोग हैं, तो इसी तरह मुख्तलिफ जिनको देखती हूँ तो मैं सबसे ज़्यादा उनका पेट भी बाहर होता है। इसी तरह मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में करवा रहे हैं। मैं पीछे वेस्ट अफ्रीका के प्रेसिडेंट की इन्विटेशन पे एज अ स्टेट गेस्ट, उनके प्राइम मिनिस्टर मुझे मिलना चाहते थे, हालांकि मैं एक छोटा सा अदना सा बंदा हूँ। उन्होंने कहा जी हमारे प्राइम मिनिस्टर मिलना चाहते हैं, तो मैं एज अ स्टेट गेस्ट उनके 16 मुल्क विजिट करके आया हूँ, और वो 16 मुल्क अटैच हुए हैं। मुझे उन्होंने एज ए एडवाइज़र लिया वहाँ पे कि जी आप हमारे साथ काम करें। तो असल ये है कि अल्लाह का निज़ाम सेहत को अगर हम फॉलो करें और फितरत और नेचर के करीब रहें। अब देखें ना, लोग देसी घी बहुत अच्छा है, लेकिन देसी घी तवे के ऊपर लगाना जुर्म है।
उसको पराठा बनाना, उसके अंदर लगाना, सेकना। आप उसको चपाती बनाएं, उसको नीचे उतार लें, उसके ऊपर देसी घी जितना मर्जी लगा लें, कुछ नहीं करता। और हांडी को उसके साथ भूनना भी सही नहीं है, जब खाना पक जाए तो एक चम्मच ऊपर डाल दो, दम रख लो। जी बिल्कुल, उस वक्त लगाएं, दम कर दें उसको, या नीचे उतार के जैसे हम साग में, या ऊपर डाल दें, जैसे हम साग में डालते हैं, दाल के तड़के पे ऊपर देसी घी खुशबू के लिए डाल देते पकने के बाद। बिल्कुल। अच्छा, अब एक फैक्ट जो है ना वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब सपोज जैसे एक वीट है जो गंदम है, अगर हम उसके अंदर बात करें तो 70 ग्राम 100 ग्राम की रोटी में जो है 70 ग्राम जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब यानी कि शुगर फॉर्म में मौजूद है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम उसमें मिलाते हैं ना ब्रान, ठीक है, अब उसके अंदर 66 ग्राम है, शुगर की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर इसी तरह से अगर हम बेसन की बात कर लें तो उसमें 58 ग्राम शुगर ऑलरेडी मौजूद होती है, तो इसका मतलब इनमें भी शुगर ऑलरेडी मौजूद होती है। अब वो तो जो शुगर है उसकी जो मिकदार है वो तो वहीं की वहीं रही ना, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना। अच्छा, हम क्या समझते हैं कि सिर्फ शुगर इन्हीं चीज़ों से लेंगे तो शुगर होगी। हम अपनी बॉडी के जो वो मेटाबॉलिज्म फंक्शन है ना, हम उसको नहीं समझ रहे। बहुत सारे शुगर के मरीज़ हैं, मीठी चीज़ें सारी छोड़ देते हैं, आप कड़वी चीज़ें लेते हैं ज़्यादा। कड़वी चीज़ें खाने वाले भी तो है ना बेशुमार। वो कहते हैं कड़वी चीज़ें खाएंगे तो ज़ाहिर है हमारा शुगर जो है वो ज़रा उसको कंट्रोल रखेगा, मैनेज करते हैं लोग। करेले का पानी तक जूस निकाल के पीते हैं। जामुन भी इसीलिए खाते हैं लोग, जामुन और चीज़ है, थोड़ा सा कड़वे से भी होता है। नहीं, जामुन कड़वा नहीं होता, करेला तो बहुत ज्यादा कड़वा है ना। करेले का पानी निकाल के जूस निकाल के पीते हैं। अच्छा, नीम का पानी, नीम के पत्ते। अब मैं कहता हूँ कड़वी चीज़ें खा लो जितनी मर्जी। ये पानी की बोतल है, इसके अंदर अगर शुगर ज़्यादा डलगी हुई है तो आप इसमें क्या करें, थोड़ी सी कड़वी चीज़ डाल दें तो बैलेंस हो जाएगा, और कड़वी चीज़ें डाल दें तो मिठास कम होती जाएगी। बट वो जो मिठास कम हुई है तो इसी के अंदर ना, अगर मैं इनटेक करता हूँ तो क्या बनेगा, वो तो जानी। अच्छा। दूसरी बात ये है कि अगर हम मीठी चीज़ें सारी छोड़ देते हैं तो जो भी कड़वी, नमकीन चीज़ें, तुर्श चीज़ें जो भी हम इनटेक कर रहे हैं, वो हमारे मैदे से खुराक जब जिगर में जानी है, उसने मेटाबोलाइज करना है, तो उसने उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना ही करना है। वो खुद भी सलाहियत रखता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की। और दूसरी बात यह है कि गंदम जो है वो हाइब्रिड बीज होने के और उसके जो मसाइल आए, उसमें जो बायोलॉजिकल वॉर चल रही है इस वक्त जो हमारे खिलाफ इंसानों में बीमारियां बढ़ाने की और दवाइयां बेचने की, वो एक अपनी जगह पे कायम है। लेकिन अगर हम इसमें चोकर रखते तो वो जो आप 70% की या 60% की बात कर रहे थे उसमें उस चीज़ की, तो हमारा जो फाइबर था, जो हमारा चोकर था, वो किसने ख़त्म करवाया? हमें वो आपस वो हाथ वाली चक्की पे आना पड़ेगा या पत्थर वाली चक्की पे आना पड़ेगा। हम चाइना चक्की पे गए और वो उसमें जब डालते हैं गंदम तो वो इतना ब्रीक क्रश कर देती है। अब कभी छाना है आपने घर में आटा? उसमें तो छान ही कुछ नहीं होता, ऐसे ही होता है। और जब छान होता था तो उस वक्त भी किसी ने माइंड सेट किया हमारे बड़ों का, और उन्होंने कहा जी छाननी से इसको छानना है। छानते क्यों थे? वो इसलिए छानते थे कि आटे में सुसरी आ जाती थी छोटे मोटे। अच्छा, और वो उसके लिए छानते थे। और सर और डिटेल में जाएंगे, इसको और डीप बात करेंगे। बहुत इन्फॉर्मेशंस जो है, मुझे भी थोड़ी सी चेंजेस आज लगी मेरी इन्फॉर्मेशन में, आपकी भी ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन बढ़ रही है और आप सीख रहे हैं। आपको पता चलेगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या इंटेक लेना है, क्या खाना है, कौन सा गंदम, कौन सा जौ, कौन सा दलिया। ब्रेक के बाद अच्छा, वेलकम बैक। और एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि लोग अजनास के साथ अजनास खाते हैं, उसका फ़ायदा नुकसान क्या है? कार्ब्स के साथ कार्ब्स खाना। एक वक्त में एक चीज़ पे रहेंगे अगर हम ना, तो हम बहुत अच्छे रहेंगे। हम दो 3 चीज़ें इकट्ठी भी खाएंगे, मिक्स भी करेंगे, तो हम अपने लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर खड़ी कर रहे हैं। सही, जैसे वही मैंने आपसे सवाल एक बार किया भी था, मैं चाहूँगी इसको ज़रा डिटेल में करते हैं कि जैसे दाल चावल कॉम्बो पूरी दुनिया में खाया जा रहा है। आप इंडिया चले जाएं, आप दिल्ली चले जाएं, पाकिस्तान में रहें, आप यूके जाएं, अगर दाल चावल है तो वो स्पेशल समझा जाता है। अब ये नुकसानदेह कि नहीं है? देखिए, ये नुकसानदेह है, और इसमें से ख़ास तौर पे जो लोग पिच नहीं निकाल रहे वो उससे ज़्यादा नुकसानदेह। नान चने सबसे बड़ी बीमारी नान चने आपके। लौरिये कितने टन चने खा जाते हैं, कोई सेक्रेटरी फूड और मिनिस्टर फूड नहीं बता सकता। नहीं, इसमें नुकसान क्या है? कार्ब्स की वजह ये नुकसान सफ़ेद चने जो हैं ये तजाबियत करते हैं, एसिडिटी पैदा करते हैं मैदे के लिए, आपके आंतों के लिए। और नान ख़ास तौर पे जो है वो कॉन्स्टिपेशन का, मैदे की बनी हुई कोई भी चीज़ जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं चखी तो हम क्यों इतना ज़्यादा मैदा ले रहे हैं, इतना मैदा खा रहे हैं। अंडा पराठा खा सकते हैं? अंडा कौन सा? पहले तो अंडा देखना है। अंडा ऑमलेट ले लें या देखें, किसी अंडा अगर तो देसी अंडा है फिर अंडा। देसी विलायती में क्या फ़र्क है? प्रोटीन तो डॉक्टर कहते हैं सेम होती है, कोई फ़र्क नहीं है।
डॉक्टर से पूछा जाए कौन सी किताब पढ़ी जिसमें आपने प्रोटीन पढ़ ली है संडे में, मुझे आप सिर्फ एक चीज़ दीजिए, एक देसी अंडा है और एक वलायती अंडा है। जो वलायती अंडे पे, वलायती मुर्गी के पे जाएगा, फिर वो वलायती डॉक्टर वलायती दवाइयों पे भी पहुंचेगा। जो देसी अंडा है जिसमें से बच्चा निकलेगा, आप उसको मुर्गी के नीचे रख दें, 30-40 डेज़ के अंदर मुर्गी बच्चे निकाल देगी उस अंडे से। और वलायती अंडे को आप मुर्गी के नीचे 2 महीने रखे ने, एक भी बच्चा निकला, 1 लाख रुपया दूंगा। अच्छा, चने की दाल, गोश्त और चावल, चने गोश्त की भी दाल डाल के एक हाँ, बनता है ना मोस्टली लोग। ठीक है कुछ हद तक, लेकिन अगर गोश्त जो है मटन को अगर आपने और अच्छा करना है अपनी सेहत के लिए, तो चने की दाल का मतलब है कि आप बेसन मिक्स कर रहे हो गोश्त के साथ। आपको मूंगी की दाल छिलके वाली कभी खा के देखिए, बनवाएं। कराची वाले हम खाते हैं मूंगी की दाल छिलके वाली, और उसके अंदर जो है वो मटन डला हुआ हो, वो खा सकते या हैं। देसी मुर्गी डली हुई, उससे क्या फायदा होता है? सर वो Vitamins क्या है दोनों का जो है ना वो आपस के अंदर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। मटन दोनों के मिजाज अच्छे हैं, कॉम्बिनेशन क्या है? दोनों में प्रोटीन है। अच्छा, दोनों प्रोटीन। अच्छा, अगर हम गोश्त ले रहे हैं और उसमें आलू डाल रहे हैं, तो आलू इस वक्त जो है उसके अंदर वो जो है आलू में जो उसकी खाद लग के सबसे ज्यादा खाद अगर किसी फसल अच्छा, को मैं पहले दालों को कंफर्म कर लूं कि सर ये आपका ना, मैं जल्दी में चाहिए थी कि जो सवाल हैं वो ज़रा लोगों तक पहुंचे। अच्छा, आप छिलके वाली दाल की आप बात कर रहे थे, वो भी प्रोटीन है। जो आम दाल आप बात कर रहे हैं उसमें भी प्रोटीन है, तो ये फ़र्क क्या आएगा छिलके वाली में और छिलके के बगैर वाली दालों में? देखें, सिर्फ हमने एक प्रोटीन को नहीं देखना कि सिर्फ वो है, दाल के मिजाज को भी देखना है। चने की दाल तजाबियत एसिडिटी करती है, माश की दाल भी बादीपन पैदा करती है, हमें वो भी देखना है। उसकी गैस और ब्लोटिंग और जो मसाइल हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के होंगे उसको भी समझना है। सिर्फ ये नहीं कि किसी ने कह दिया सारी दालों में प्रोटीन है। चने हमें सफ़ेद खाने चाहिए या काले, अच्छा क्या दोनों में। अच्छा, उसमें वाइटामिन्स भी बताएं कि ऐसे कौन से ऐसे मिनरल्स और वाइटामिन्स हैं इन दालों में जो आपको लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग खा सकते हैं? तमाम सारी चीज़ें, अगर हमको मल्टीविटामिन्स टाइप अगर हमको चीज़ चाहते हैं ना, तो काले चने उसके शोरबे वाले बने हों और उसका शोरबा अगर हम इनटेक करें वो सबसे अच्छा है। लेकिन पूरे पाकिस्तान में हम निकलते हैं, पूरा पाकिस्तान विजिट करते हैं, बल्कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान देख रहा है, कोई भी कहीं से कॉल करके ये बताए, मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में कहीं किसी होटल पे, किसी ठेले पे काले चने शोरबे वाले कोई पकाता है? अच्छा, इसके क्या विटामिन्स हैं, इसमें क्या मिनरल्स हैं? बेशुमार फायदे सारे हैं ही इसके। सर फायदे बताएं। सर फायदे बेशुमार हैं। ये आपको एनर्जेटिक करेगा, आपके हड्डियों को, आपके पट्टों को, आपके मैदे को, आपके जिगर को, आपके दिमाग को, आपके असाब को, आपके उजलात को, और हर बीमारी में आपके लिए ये बड़ी कमाल की चीज़। इसमें होता क्या, मतलब विटामिन्स कौन कौन से होते हैं? सर सारे विटामिन इसके अंदर हैं। कौन से सर? जितने भी हैं, आपको हर विटामिन इसके अंदर मिलेगा। सारे विटामिन एक चीज़ में कैसे हो सकते हैं? अल्लाह ताला ने रखे हैं। अब जो आप सफ़ेद चने खाते हैं उसमें सारी की सारी तजाबीत और एसिडिटी है। आप अभी कुर्बानी गुजरी है, आप देख लें। ये तो वैसे हिकमत वाली बात है ना, मैं चाह रही हूँ थोड़ी सी बहुत डिफरेंट, एक ऐसी पढ़ी लिखी बात, क्योंकि आप अमेरिका से पढ़ के आए, वो तालीम जो मैं चाह रही हूँ लोगों तक आए। विटामिन्स मुझे थोड़ा सा आपने बताया, विटामिन इसमें आपके सारे आएंगे ना। आपको देखें कैल्शियम सोर्स भी इसमें मिल जाएगा आपके, उसके अंदर विटामिन ई, विटामिन B12, विटामिन 6, सारे विटामिन के, हर चीज़ आपको सोर्स आपकी बॉडी में ले जाकर वो आपकी बॉडी को इस तरह एनर्जेटिक करेगा कि जो आपके अपने अंदर विटामिन्स पड़े या जो आपकी बॉडी को उन चीज़ों को जो देना चाहिए, आपके मिसाल है जो आपके बोन मैरो के अंदर, हड्डी के अंदर जो गूदा मिक होती है बोन मैरो, उसके अंदर जो हमारे रेड सेल, वाइट सेल और बाकी जो उसके अंदर सारी चीज़ें पड़ी हैं, वो सारे को जो चीज़ चाहिए आपको वो लेनी चाहिए खुराक, ना कि वो सफ़ेद चने लें जो हमारे उन चीज़ों के ऊपर एसिडिटी और एसिड प्रोड्यूस करके उनको भी, उन खुलियों को भी तबाह करें। अच्छा, विटामिन B6, B9, विटामिन B1 होता है, ठीक है, B3 होता है, के अलावा C होता है, ठीक है, इसके अंदर। तो इस तरह के जो काले चने के अंदर ये सारी चीजें होती है, मगर वैसे सबके अंदर भी तो कुछ ना कुछ होता होगा, कोई बैलेंस डाइट भी तो होती होगी। बाकियों के अंदर कि अगर हम सब चीजों को छोड़ दें, सारी दालों को छोड़ दें और सब काले चने खाते हैं, सब कुछ छोड़ दें। लेकिन इस वक्त पोजीशन ये है कि हर बंदा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, या हर दूसरा बंदा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मैदे के मसाइल का शिकार है। सर आप हेल्दी नाश्ता बता दें। हेल्दी नाश्ता ये है कि सुबह जौ का 5 ऑप्शन देनी है आपने मुझे, गरीबों की भी, अमीरों की भी, हेल्दी नाश्ते की। एक तो तलबीना बनाएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, ये तो मैं भी खाती हूँ, वाह, मेरी बेटी भी खाती है, जायके में भी। उसके बाद जो नहीं खाता शुरू कर दे, खुदा की कसम, बड़ा अच्छा। जौ की रोटी, जौ का दलिया,
हाँ। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आ गया कि हम फ्रूट्स की तरफ आए, अच्छा, हमें फ्रेश फ्रूट जो है सुबह सुबह हाँ लिए तो जा लोग कहते हैं शुगर इनटेक हाई हो जाएगी सकते। मेरी बात सुने, और एसिडिटी। मुझे क्योंकि जितने यहाँ पे लोग आते हैं वो मुझे कहते हैं कि 11 बजे के टाइम पे 10 बजे के टाइम पे ले लें, क्योंकि आप अर्ली राइजर जो लोग होते हैं, जैसे ये भाई हजरात सारे जॉब पे निकलते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, तो हमें डॉक्टर्स कहते हैं कि सुबह उठते के साथ ही जो है ना वो आपने अर्ली टाइम पे जो है ना फलों का इस्तेमाल या जूस इस तरह नहीं करना। तो अब आप कह रहे हैं सुबह सुबह जो है फल ले लो, अच्छा, इसकी बता दें आप हमें। मैं अगर किसी दिन मुझे मेरा मूड ना हो कि सुबह कोई लेने का कुछ, तो मैं फल खुद ले लेता हूँ, कोई इशू नहीं है उसका। और तमाम शुगर के पेशेंट तक तमाम फल जो है वो सुबह खा ले सकते हैं, ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं। इवन मैंगो भी दरख्त पे पका हुआ हो तो जितने खाना चाहें हम खा सकते हैं, कोई इशू नहीं उसका भी। लेकिन हमारे यहाँ फिर हमने उस वक्त नाश्ते में और कुछ नहीं लेना। ये नहीं है कि इधर से नाश्ता भी 2 पराठे भी खा लिए उसके बाद हम फ्रूट लेने शुरू कर दें। अच्छा। हमने अपने एम्प्टी स्टमक के साथ हमने सिर्फ फ्रूट पे रहना है फिर। और खाना 2 टाइम है, सिर्फ सुबह और शाम है। 3 टाइम खाना इस दुनिया में भी नहीं है, और जन्नत में जो जाएंगे उनको जन्नत में भी अल्लाह ताला 2 टाइम देगा। कुरान के अंदर अल्लाह का फरमान है, सूरह मरियम आयत नंबर 61 है कि अल्लाह फरमाते हैं जन्नती जन्नत में कोई लायानी बेहुदा बात नहीं सुनेंगे, अमन और सलामती के साथ रहेंगे, और वहाँ उन्हें उनका रिज़्क मतवातर सुबह शाम मिलता रहेगा। आयत के आखिर में बुकरा व अशिया, बुकरा अरबी में कहते हैं सुबह को और अशिया शाम को, 2 टाइम ही मिलना है। आदत बना लो, जन्नत में जाना है तो। यहाँ तो हम कहते हैं सुबह दोपहर शाम खाना, रात को खाना। मगरिब के बाद अंधेरा होना शुरू हो जाए अगर, और स्याही शुरू हो जाए अगर, ब्लैकिश होना जो बाहर का मौसम है, तो उस वक्त खाना अपने साथ जुर्म है, फिर आपका लिवर फैटी भी आएगा और बेशुमार बीमारियां आएंगी। और हम रात देर तक खाते हैं। की जो बात है वो भी तो हम इसी वक्त जी, वो मगरिब के बाद है, लेकिन अगले आपको मगरिब के बाद 20-25 मिनट तक सिर्फ सफेदी नजर आएगी, अभी अंधेरा नहीं आया। 20-25 मिनट के बाद अंधेरा आना शुरू होता है। तो वो जो नमाज पढ़ के बंदा खाना खाता है, अंधेरा तो सर हो जाता है, तो वो फिर अंधेरे के बाद नहीं उसको खाना चाहिए। वो मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी हो। अफ्तारियों में मोस्टली तो यही होता है, क्योंकि देखें नमाज की दौड़ होती है, नमाज की दौड़ है ना, आपने कुछ पिया, उसके बाद नमाज पढ़ी, वापस आते आपने नमाज पढ़ ली, उसके बाद खाना खा लें। तो अंधेरा तब तक सर हो जाता है। इतना अंधेरा नहीं होता, अभी हल्का होता है। अगर वो लेट कर रहा है तो वो कर रहे हैं। अब ये नहीं है कि मैं नमाज में पढ़ के उसके बाद मैं 2 तस्बीह लेके बैठ जाऊँ कि मुझे ये भी करनी है, जिक्र भी पहले करना है, तो फिर अंधेरा तो आ जाएगा, फिर वो मेरे लिए नहीं इंतजार करेगा, वो तो आना ही आना, नेचुरल फैक्ट है। सो आजकल हम रमज़ान के अलावा भी हमें ये चाहिए कि हम आजकल भी ख़वातीन खाना जो है वो टाइम से 4-5 बजे क्यों नहीं बनाते। मेरे घर में खाना 4-4:30 बजे 5 बजे तैयार होता है। मैं अपने हॉस्पिटल से उठता हूँ, घर जाता हूँ, 5 बजे 5:30 में खाना खा के हम पूरी फैमिली फारिग हो चुकी है। के ऊपर भी तो हो सकता है, कुछ लोगों की ड्यूटी भी इतनी टफ तो होती है वो ना, मगरिब तक उनके पास है ना, खा लें। जो पेशेंट है खास तौर पे, मैं उसको कहता हूँ टाइम एज मेडिसन। मैंने एक फार्मूला दिया है कौम को। टाइम एज मेडिसन क्या है कि आप सुबह उठें, 1 गिलास गर्म पानी लें और उसको ज़मीन पे उकड़ूं बैठ के, जैसे हम फ्लश पे बैठते हैं ज़मीन पे, पाँव पे, इस तरह से बैठकर 5 मिनट सिर्फ बैठें और गर्म पानी चुस्कियाँ लेके छोटे छोटे सिप के साथ उसको पिएं। 5 मिनट उसी तरह बैठे रहें और उसके बाद उठें और फिर जो भी आपने काम नमाज जो भी करना है करें। और उसके बाद फिर पेशेंट जो हैं ख़ास तौर पे, उनको 10 बजे हम कहते हैं कि आप नाश्ता करें, 10 बजे से पहले नहीं करें। अच्छा, अब जो उखड़ू बैठ के आपने पानी पीने को कहा, वो किस वजह से, उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि आपके एक तो बहुत सारे मसाइल, आपका कमर का, मोरों के मसाइल, जोड़ों के मसाइल, घुटनों के मसाइल नहीं होंगे। और दूसरा ये है कि ज़मीन के साथ आप, एक और चीज़ है, ज़मीन के साथ अर्थ करना है। ज़मीन पे नंगे पाँव कब चले थे आप, याद है कोई आपको? तो घर पे तो चलती हूँ। नहीं, घर में फर्श है, पत्थर है, टाइल है, मैं ज़मीन की बात, ज़मीन पे, मट्टी पे, धरती पे या घास वाली जगह, घास पे गार्डन में चल, हमें ज़मीन को अपने साथ अर्थ करना है। अपने साथ हमारी बॉडी के अंदर इधर मोटर न्यूरॉन है, सेल्स होते हैं, करंट बनता है, निकलता है, हमारे अंदर न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। हम मीटर के साथ अगर चेक करें तो 4 होगा, 4.4 आएगा, और हमें 0 पे रखना है। तो उसका बेहतरीन ये है कि 40 मिनट हम या तो ज़मीन के ऊपर, घास पे, ग्राउंड पे, ज़मीन पे हम वॉक करें। नहीं कर सकते तो कम से कम इस तरह 40 मिनट पाँव नंगे करके ज़मीन के ऊपर, कुर्सी पे, बेंच पे, कहीं भी बैठ जाएं और ज़मीन पे पाँव रखें। 40 मिनट सिर्फ इसको डेली करें। दूसरे मुल्क आना जाना आपका होगा, लंबी फ़्लाइट लेते हैं, आपको पता है अमेरिका वगैरह जाएं या लंबी फ़्लाइट हो तो टाइम जोन 9 घंटे का, और हम 24 घंटे में पहुंच गए, और हमारी बॉडी वहाँ के एडजस्ट होने में तकरीबन 8-10 दिन लगते हैं, सोना, खाना, पीना, क्योंकि हम यहाँ के आदी होते हैं। और अगर हम वहाँ पे जाके 40 मिनट सिर्फ ज़मीन पे पाँव रख के बैठेंगे
तो वो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो फ़ौरन अपडेट हो जाएगा और हम सर विल कॉल यू अगेन। बहुत सारी बातें करने को हैं, टाइम थोड़ा सा ख़त्म हो गया है। विल कैच यू सून। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची हैं उनको अपनी ज़िंदगी में ट्राई करके देखिए और देखिए क्या लाइफ गोल चेंजेस मिलते हैं आप। नाज़रीन, मेरे साथ एक मेहमान है हुमैरा सिद्दीकी, जो कि बाइकर भी हैं, चाहे कौन जो भी करती है। और यहाँ से हुमैरा सिद्दीक जो है लाहौर से निकलती हैं और कहाँ तक जाती हैं अभी आपसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुमैरा कहाँ कहाँ चली जाती हैं बाइक पे जाती हैं? तो अभी तो 2 दिन पहले खुंजराब से आई हूँ, यानी कि चाइना बॉर्डर से आई हूँ। वाह, कितने दिन में गई? ये मुझे 1 वीक लगा आने जाने में। आने जाने में लगा। बीच में स्टे करके जाती हैं? जी जी, स्टे करके जाते थे। तो कोई टीम थी जिनके साथ गई थी आप? नहीं नहीं, बिल्कुल अकेली निकली थी यहाँ से। हाँ क्योंकि मेरी विश थी कि मैं बाइक पे चाइना बॉर्डर जाऊँ, हाँ। तो अपनी विश पूरी करने के लिए अकेली निकली। तो अभी सही सलामत वापस पहुँच गई। तो सुने, धूप होती है, दिन होता है, छाँव होती है, हवा होती है, बारिश होती है, खुश्क मौसम होता है, सर्द मौसम होता है, हर सारे तरीके मौसम के मिले आपको थे। हाँ देखने पड़ते हैं। रास्ते में सारे मौसम मिले, गर्मी मिली, बारिश एक मिली, बाइक पे सर्दी। कितना कोई सामान, कितनी कोई चीज़ें, कितना कोई वो मैंने खाना सब पीना, सब कुछ ये- रखा हुआ था। खाना पीना नहीं, बाकी सारी चीज़ें रखी हुई थी। आपने वो अपना रेन सूट रखा होता है बारिश से बचने के लिए। बाकी जो है वो जो बाइकर होते हैं वो ये चीज़ें नहीं देखते कि गर्मी या सर्दी, वो निकल जाते हैं। कुछ असला भी रखती है अपने साथ जब अकेले नहीं, निकलती है? तो ऐसा कुछ भी नहीं, कोई छेड़ता है, कोई तंग करता है? कुछ भी नहीं। वहाँ के जो मुकामी लोग होते हैं वो वैसे ही आपकी बहुत इज्जत करते हैं। और एक लड़की जो बाइक पे आती है तो उसको देख के वैसे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हमारे इलाके में लड़की आई है बाइक पे। तो खुद वो देख के आपसे पूछते हैं कि आपको कोई मसला तो नहीं है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई गाड़ियाँ पीछे तो नहीं लग जाती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, और अगर किसी से जैसे कोई होता है ना कि हम तो ये भी सुनते हैं, को हमें मिलता है कि लोग कहते हैं कि तंग करते हैं लोग, कोई पीछे गाड़ियाँ वाड़ियाँ, तो आप कह रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता, पाकिस्तान में बिल्कुल सेफ़ है। अगर कोई लड़की बाइकर बनना चाहती है और ऐसे जाना चाहती है, ट्रैवल करना चाहती है, अपना शौक पूरा करना चाहती है, तो वो बिल्कुल कर सकती कोई है। मसला नहीं है। ये गलत कहा जाता है कि हमारा पाकिस्तान सेफ नहीं है। मैं अभी 2 दिन पहले खुंजराब पास जाना कोई आम बात नहीं है, बहुत ज़्यादा सफ़र था। मुझे पता है कि मैं किस तरह वहाँ पर पहुँची हूँ। तो कोई रास्ते में मुझे मसला नहीं हुआ, बल्कि लोग मुझे देख के, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि खुश होते हैं कि लड़की बाइक पे आई है। वो आपको, अगर आप वैसे रुकते हैं ना थोड़ी देर के लिए, तो वो आपसे पूछते हैं आगे आपको कोई मसला तो नहीं है, आप यहाँ पर क्यों रुके हैं? तो ऐसा कुछ अभी भी भी नहीं। बाइक पे आई है? नहीं नहीं, अभी बाइक पे नहीं आई। बाइक पे आती, मैं आपके साथ अपने घर निकलती। अभी बाइक पे आती तो ये सारे फेस ख़राब हो जाता। अच्छा, ये मसला होता है? होता है। तो फिर बिल्कुल टॉम बॉय बन के निकलना पड़ता है जब बाइक पे जाती हैं आप। मोस्टली ये मैं आपके पिक्चर्स भी देख रही हूँ, यहाँ पे ये फुटेजेस चल रहे हैं आपके, ये नॉर्दर्न एरियाज। ये कहाँ है, ये किधर है आप? चाइना बॉर्डर, खुंजराब पास। अच्छा, ये आप चाइना बॉर्डर में माशाल्लाह झंडा जो है पाकिस्तान का आप लहरा रही हैं। और ये अकेली, बिल्कुल अकेली गई जी, हैं? यहाँ तक निकली ग्रुप के साथ थी, लेकिन आगे नारायण के पास जाके हमारे रास्ते ना अलग अलग हो गए थे। अच्छा, तो वहाँ से आगे फिर मैं अकेले गई थी। तो ये जो रात वगैरह को आप कैंप करती हैं या होटल्स में ही स्टे करती हैं? नहीं, अकेली थी, तो इसलिए फिर मैंने मुनासिब समझा कि जहाँ पर मुझे रात होने से पहले मेरा कोशिश होती थी कि मैं स्टे करूँ तो अच्छी जगह पे जहाँ पे रश एरिया हो, कोई ऐसा वैसा मतलब मुझे मसला ना हो, तो वहाँ पर मैं रात होने से पहले स्टे कर लेती थी। बाइक अगर ख़राब हो जाए तो उसका कोई सामान होता है ऐसे जी आपके? जी, पंचर वगैरह का सामान होता है हमारे पंचर पास। करना आता है? ठीक, जी, लगा लेती हैं? लगा लेती हूँ। इजीली कैसे लगाती हैं पंचर? क्या बस वो सीखा है, थोड़ा बहुत सीखा है कि एक वो आपकी रखा होता है कि आपकी बाइक के टायर में से थोड़े हवा बहुत से निकल, काम चल जाता है जो आप कह रही हैं? थोड़े बहुत से थोड़े बहुत से चल जाता है। आप बताएं पूरा, आप हमें सब कुछ बताएं, क्या क्या सामान होता है, किस सामान तरीके हमारे से पास क्या करती हैं, मैंने टायर एक चीज़ कैसे ज़्यादा बदलती रखी हुई है कि बाइक में पंचर, तो क्योंकि यहाँ से जब मैं निकलती हूँ तो बाइक को रुक बिल्कुल, जाए, हम ब्रेक लेके वापस आएंगे तो आपने प्रॉपर हमें बताना है पंचर कैसे लगता है, किन किन सामान से लगता है, ठीक है? बैक। अच्छा जी, ज़बरदस्त बाइकर हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे पूछ रहे थे कि तो पंचर शिंचर लगा लेती हैं आप, है ना? और कोई ऐसे मसले हों बाइक पे तो फिर वो भी ठीक कर लेती है खुद ही? ज़्यादा मसला चेन होता निकल नहीं। गया? नहीं, ज़्यादा मसला होता नहीं। असल में जब मैं यहाँ से निकलती हूँ ना लाहौर से, तो बाइक को बिल्कुल ओके करवाती हूँ, कोई मसला मसाइल ना हो, बिल्कुल ठीक करवा के निकलती हूँ। तो रास्ते में फिर भी ज़्यादा गर्मी हो तो कोई मसला हो जाए तो उसका हल होता है, पंचर रखा होता है वो लगा लिया, या एक मेरे पास होता है वो जो गाड़ी में नहीं रखते हवा भरने के लिए, वो मेरे पास होता है, तो उसे टायर में हवा भर ली। फिर ज़्यादा अगर मसला हो जाए तो फिर चलते जाते हैं, फिर रास्ते में कोई ना कोई मकामी लोग आपसे पूछ लेते हैं कि कोई मसला है, तो वो फिर आपकी मदद कर ऑयल देते हैं। चेंज कब करती है? रास्ते में करती है? नहीं वापस आके? नहीं, वापस आके इतना चल जाता है? चल आपका? जाती है। अच्छा, तो धूप में स्किन खराब होने का हुई कोई है। खदशा? ये वो लड़की हैं आप, चलास लड़कियों को तो के बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत ज़्यादा होती है। चलास के इलाके से जब मैं गुजर रही थी, तो अभी मैं, आप लोगों ने मेरे हैंड के ऊपर फोकस नहीं करना, आप देखें, ये देखें, एक दोनों में फ़र्क नज़र आएगा। इस पे मैंने ग्लव्स पहन लिए थे, ये मुझे जेन से निकल गया। एक तो ग्लव में होता है, एक हाँ, बाइक में होता है? हाँ जी, तो ये वाला सा इसमें और इसमें फ़र्क है।
हाँ। इस पे ग्लव्स हैंडल पे आप रखती हैं, उसमें ग्लव नहीं होता है। उस पे नहीं था। अच्छा, तो और इसमें एक और में। इसमें फ़र्क आ गया दोनों हाथों में, ओह, मसला होता तो है। फैमिली की तरफ से कोई मसला होता है आपका? नहीं, फैमिली की तरफ से सपोर्ट है, तो मैं इतने लंबे सफ़र करती हूँ और ख़तरनाक जगह पे चली जाती हूँ, वो सपोर्ट करते हैं। उनको पता है कि हमारी बेटी जो है वो हिम्मत वाली है, वो डरती नहीं है, उसने जो सोच लिया उसने करना है वो। तो फैमिली में कौन कौन है? अम्मी, अब्बू, बहन, भाई सब हैं, तो सारे सपोर्ट करते हैं? सारे करते हैं। बहनों को लेके निकलती हैं, सौदा लेने निकलती हैं कभी? ग्रोसरी पहले लेकर आ जाती हैं बाइक? पहले जाती थी, हाँ। अब जो है ना, अब क्योंकि फैमिली मेरी लाहौर में नहीं है तो इसलिए फिर अभी नहीं। तो कोई आपको स्पॉन्सर भी करता है, इसमें पैसे वैसे भी आते हैं जो आते बाइकर हैं। बनते हैं लोग? असल में ये वाला जो मैं टूर अभी खुंजराब का करके आई हूँ ना, ये एकदम से अचानक बना था मेरा प्लान। ये मैंने प्लान नहीं किया था, अगर मैं प्लान करती तो फिर इसके लिए स्पॉन्सर मिल जाना था। उससे पहले मैंने जितने भी किए हैं ना, मुझे स्पॉन्सर मिलते हैं। तो स्पॉन्सर मिल जाए तो फिर क्या करना पड़ता है उसमें, कितना कोई पैसा बन जाता है? उसमें जितना आपका लगना है उससे ज़्यादा। असल में मेरी आदत नहीं है कि मैं अब एक एग्जांपल दे रही हूँ कि 1 लाख मेरा लगना है तो मैं कहूँ कि मुझे आप 2 लाख दें, नहीं, मैं इतने ज़्यादा नहीं मांगती। मैं जितना होता है उससे थोड़ा। तो उसके बदले क्या करना होता है आपको? उसके बदले जैसे कि 24 चैनल है आपका, तो आप मुझे स्पॉन्सर करते हैं तो वहाँ पे आपके नाम के मेरे शर्ट्स होंगी, जहाँ पर मैं रुकूंगी तस्वीरें होंगी, और जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, व्लॉग कर रही हूँ, तो मैं बताती जाऊँगी कि 24 चैनल ने मुझे जो है स्पॉन्सर किया है, तो ये करना होता है। अच्छा, पूरी चलती फिरती मार्केटिंग हो जाएगी, है ना? हाँ जी। आपको लोग खुद कांटेक्ट करते हैं या आपको लोगों को बताना पड़ता है कि खुद मैं करते जो हूँ हैं। जा रही हूँ तो फिर मुझे आप हाँ जी। स्पॉन्सर करें? असल में मैं जब ये खुंजराब की तरफ जा रही थी ना, रास्ते में एक पुल आता है महांट्री के नाम से। अच्छा। आपको पता है कि वो पुल का दो मसला ही चल रहा है, कभी बन गया कभी टूट गया। तो वहाँ पर खड़े खड़े मैंने कहा लोगों को वो मसला हो रहा है, उनको समझ में नहीं आ रही कि हमने किस रास्ते से जाना है। वहाँ पर खड़े मैंने एक वीडियो बनाई और वो वीडियो मेरी इतनी ज़्यादा टिकटॉक पे चली है, वायरल हो गई थी। तो मैं जिस रास्ते से गुजरती थी लोग मुझे रोक के पूछते थे कि आपकी हमने वीडियो देखी है। मैं तो उधर की स्टार बनी हुई थी। वहाँ पे लोग मेरे से तस्वीरें ले रहे हैं, सेल्फियाँ ले रहे हैं और मुझे पहचान रहे थे। और एक तो मैं बाइक पे थी अकेली लड़की, और दूसरा फिर एक वीडियो मेरी वायरल हो गई, तो वो उसका फिर ज़्यादा मुझे। आप स्टार हैं तो इसलिए हमने आपको बुलाए। देखें, आम लड़कियों से हट के आप बाइकर हैं, एक अलग स्किल है आपके हाथ में, ठीक है, और आप कुछ अलग से हट के कुछ दुनिया में करना चाहिए। जिन लोगों को शौक है उनको लास्ट में क्या कहेंगे फिर हम यहाँ से? बाइक का शौक, हाँ, जिन लड़कियों को बाइक का शौक है उनको मैं ये कहना चाहूँगी, अगर मेरी तरह शौक रखती हैं जिस तरह मैंने सफ़र किया, तो वो अपना शौक पूरा करें। डरने की कोई बात नहीं है, हमारा पाकिस्तान सेव है, इसमें कोई ख़तरा नहीं है। ये झूठ कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है सेव नहीं है, बिल्कुल सेव है। ज़िंदा मिसाल आप लोगों के सामने बैठी है, मैं खुंजराब से अकेली होकर वापस ठीक ठाक आप लोगों के सामने बैठी हूँ। क्या बात है जी। अपने ख्वाब पूरे कीजिए, बात सही है, ख्वाब बुनिए और फिर उसको पूरा कीजिए। आपसे मुलाकात करती हूँ कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।